बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम टू रोज़ न्यूज़ टेलीविजन इस्लामाबाद। मुल्क पाकिस्तान में जारी सियासी और माशी बुरानी की वजह से जब हम देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की जो क्रीम है, जो पढ़े लिखे, जो हमारे यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं, मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। एक तखमीने के मुताबिक हम देखते हैं कि लास्ट ईयर 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 7,50,000 से शायद ऐसे जो स्टूडेंट्स थे जो पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क चले गए। और अभी 7 महीनों के दौरान तकरीबन 4.5 लाख से ज़ायद जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान थे तालीम की गर्ज से और साथ साथ अच्छा रोज़गार तलाश करने के लिए बैरून मुल्क चले गए हैं। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुल्क पाकिस्तान जो किसी भी एतबार से बाकी तमाम दुनिया के ममालिक से कम नहीं है, लेकिन अपने जो यंगस्टर हैं और साथ साथ जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जिसकी वजह से जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो डे बाय डे पाकिस्तान से बैरून मुल्क ट्रैवल करने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ पे दो ऐसे क्वेश्चंस रेज़ होते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो लोग यहाँ के इस सिस्टम के लिए मिसफिट हैं या ये सिस्टम उनके लिए मिसफिट है। और दूसरा जो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, जो यहाँ से बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो क्या उन ममालिक में जाने से पहले उनके पास कोई ऐसी प्रिपरेशन मौजूद है, कोई जॉब शॉर्टेज उनके पास मौजूद हैं जिसको बेस करते वो लोग यहाँ से वहाँ पे सफ़र करते हैं, जा रहे हैं। या वो लोग जब इस मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के वहाँ पे जा रहे होते हैं तो उनके जहन में क्या होता है कि अपनी तमाम कश्तियाँ जला के वहाँ पे जा रहे हैं या फिर कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में आना ही है। तो ये बहुत से ऐसे सवालात हैं कि जो वहाँ पे जन्म लेते हैं और हमारे जो यंगस्टर जो मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के आगे जा रहे हैं तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बाद लोगों की इनके बारे में परसेप्शन ये है कि उनका ये राइट डिसीजन होता है, गुड डिसीजन है। और बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके बारे में कहते हैं कि उनका ये अच्छा डिसीजन नहीं है और वो अपने मुल्क में ही रहें। लेकिन मैं ये इस बात को तरजीह देता हूँ कि जब जिस मुल्क में, जिस रियासत में आप लोग रह रहे हैं, तो वो रियासत अगर आपकी मजबूरियों को समझते हुए भी, अगर आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको महलूज़ ख़ातिर रखने के बावजूद भी वो अगर आपको अकोमोडेट नहीं कर पा रही, आपके लिए सहूलियात नहीं मुहैया कर रही, तो मेरे ख़्याल में फिर उस एरिया से इंसान को निकल जाना चाहिए, ताकि इंसान की जो अपनी जो एबिलिटीज़ होती हैं, जो इंसान की स्किल्स होती हैं, कि उनको तो नहीं ज़ंग लग रहा किसी मुल्क में, ताकि वो अपने जो जिस फील्ड में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है या ग्रेजुएशन की हुई है या उन्होंने वो जो स्पेशलाइजेशन की हुई है, ताकि वो उस स्किल्स को वहाँ पे बैरून मुल्क जाके यूटिलाइज़ करें, ताकि मुल्क पाकिस्तान का जो एसेट जो मुल्क पाकिस्तान में ना काम कर सके, लेकिन बैरून मुल्क जब जाके वो लोग काम करेंगे तो रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान की भी खिदमत करेंगे। तो जनाब, आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान, और जो आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान में कारोबारी सूरत हाल, इसके ऊपर जो बातचीत करने के लिए जो आज के मज़्ज़ज़ मेहमान आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद एक ऐसी शख्सियत को डायरेक्टर कम्युनिकेटर्स कंसल्टेंसी और इसके साथ साथ यूए एंड यूके से बेस्ड है, और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कम्युनिकेशन ट्रेनर भी हैं। क्योंकि जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो फिर ये जो बातों की जो रब्त होता है बात का टूट जाता है, लेकिन लफ्ज़ वो होते हैं कि जो दूसरों की समझ में आ जाएँ। तो ऐसी चीज़ें इसके लिए भी ट्रेनिंग देती हैं, और साथ साथ कि एक बेहतरीन उनकी पहचान है और बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करती हैं और अपने मैसेज को समझाती हैं। मेरी मुराद जनाब इरम फातिमा रिजवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक और उनके साथ चेयरमैन बैरियर टाउन ताजर इत्तेहाद से वो हमारे साथ एक ऐसे भाई हैं कि जो कोई भी अगर वहाँ पे बैरियर टाउन में जो बैरियर टाउन के जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, कोई मसाइल जो उनके होते हैं, स्पेशली आज का जो एक महंगाई का दौर है और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिजनेसमैन हैं, जब उनकी मुश्किलात डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही होती हैं हमारे इस मुल्क की पॉलिसीज़ की वजह से, तो उसको ओवरकम करने के लिए उनके पास सोल्यूशन मौजूद है। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद रोज़ी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और इसके साथ साथ शेर अली खान साहब हमारे साथ हैं, सदर बिज़नेस कम्युनिटी रावलपिंडी से हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनके अपने बिजनेस पाकिस्तान में हैं और होटलिंग को स्पेशली ये देख रहे हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इरम फातिमा रिजवी साहिब आपसे, कि मुल्क पाकिस्तान की जो अभी क्रीम है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो पाकिस्तान में यहाँ पे ठहरना ही नहीं चाहती। इसकी वजह क्या है? क्या हमारा जो निज़ाम तालीम जो उन्होंने अडॉप्ट करके इस नहज पे पहुँचे हैं, उसके बाद उनको आखिर ऐसा क्या लगा कि वो इस सिस्टम के मिसफिट हैं और बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो सूटेबल हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से मूव करके उन कंट्रीज़ में जा रहे हैं? देखिए, पहले तो रियलाइज़ करें फैक्ट्स। हम्म, पाकिस्तान
को कहा जाता है कि इट्स अ यंग कंट्री, इसलिए नहीं कि हमें कुछ साल हुए आज़ाद हुए, इसलिए कि हमारी जो जनरेशन है यहाँ पे वो यंग है। 2 आउट ऑफ 3 हमारी जो पॉपुलेशन है वो 30 ईयर्स के अंदर की है, और 30 ईयर्स के अंदर से भी अगर आप देखें तो एवरी थर्ड पर्सन, हर तीसरा बंदा जो है वो 15 से 29 साल के बीच में। तो इसका मतलब वी आर यंग। ये वो वाली एज है कि जिसको अगर हमने केटर नहीं किया तो इनके पास हिम्मत भी है, टाइम भी है, मेहनत भी कर सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन चेंज करके चले जाएं। सही। दूसरी बात कि जो आपने नंबर शुरू में बताया था दैट वाज अलार्मिंग, कि जो यूथ बाहर निकलती है, और अगर हम सिर्फ इस साल का नंबर उठा लें तो मैं आपको बताऊं हमारे तकरीबन 5,500 इंजीनियर्स बाहर गए हैं गल्फ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल स्किल्ड इंजीनियर्स गए हैं, 2,500 डॉक्टर्स गए हैं, 6,500 अकाउंटेंट्स गए हैं, और 21,000 टेक्नीशियंस गए हैं। तो जो स्किल्ड हो जाते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि अब मैंने हासिल कर लिया और मेरी इस मुल्क में उस तरह मुझे जॉब नहीं मिलेगी, वो चले जाते हैं। और रीज़न क्या है? 4.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से 31% अनएम्प्लॉयड हैं, और उनमें से जो आधे हैं उनको और जॉब्स मिल जाती हैं या फिर वो बाहर जाने पे लग जाते हैं। रीज़न इज़ कि जो हमारी जॉब्स हैं वो इतनी डिमांडिंग हो गई हैं, और जो पढ़ाई कराई जाती है यूनिवर्सिटी में वो उसको मैच नहीं कर रही है। सही। तो हमारा जो कोर्स वर्क है वो पुराना हो गया है, वो मैच नहीं करता, स्किल हम लाते नहीं हैं, और जब तक वो जॉब पे जाते हैं लोग कहते हैं कि पहली जॉब के लिए जो है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे उस चीज़ को? जब शुरू करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो जिस तरह मैं इससे पहले वेरियस प्रोग्राम्स में एक चीज़ मैंने आपके सामने हाईलाइट की है कि पढ़े लिखे हम लोग बहुत हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो हमें तरबियत की कमी है। तो जो एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या ये एजुकेशन जो मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा कर रही है या नहीं पूरा कर रही? नहीं कर रही है। एक्चुअली जो डिमांड है दुनिया की उसको हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं कर रहा। बहुत बहुत ही थोड़ी सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन दे रही हैं, क्योंकि बाय द टाइम आप ग्रेजुएट होते हैं तो वो जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ा होता है वो ऑब्सोल्यूट हो चुका होता है। सही। वो अब मार्केट में नहीं होता। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जो हूँ मार्केट की क्रीम में आ गया हूँ, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हैं आपको पता चलता है जो मैंने पढ़ा था वो सॉफ्टवेयर्स तो अब यूज़ ही नहीं हो रहे। इंजीनियरिंग उठा ले, सिविल इंजीनियरिंग उठा ले, जो सिविल इंजीनियर पाकिस्तान में पढ़ा हुआ होता है, जो उसकी सॉफ्टवेयर्स की जो उसकी एक्सपोजर है वो कंपेयर टू सिविल इंजीनियर जो अबू धाबी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का उसके अंदर। तो इसी वजह से जब आप मार्केट में निकलते हैं जॉब ढूंढने के लिए आपको पता चलता है कि जो मैंने पढ़ा था वो वर्कआउट नहीं कर रहा। तो कमी किस चीज़ की है? स्किल की है। स्किल की है। कि हमारे इदारों को चाहिए, जो हमारी स्पेशली जो हायर एजुकेशन अथॉरिटी है, कि वो स्किल्स को ऐड करें, पढ़ाई करें। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम चेंज करना मुश्किल है, लेकिन साथ साथ में आप वो कोर्सेज करवाएं, उनको स्किल्स करवाएं कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका भी आप 10 घंटों का कोर्सेज अपने उसमें डालें करिकुलम में। ये चीज़ हम जब तक से अपडेटेड नहीं रहेंगे, हम ग्रेजुएट करवाते जा रहे हैं उनको और फिर वो देख रहे हैं कि मैंने जो पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है। एक और चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग जिसको मैं अपने मुल्क में देख रहा हूँ कि जो भी बच्ची यूनिवर्सिटी से फ्री होती है, जो उसका एक गोल है, उसका जो मेंटल जो अप्रोच है वो मुल्क के पाकिस्तान में काम करने की होती ही नहीं है। वो इस अप्रोच को अपने साथ लेके, इस तमन्ना को साथ लेके आगे जा रहे होते हैं कि भाई हमने इस पाकिस्तान से मूव ऑन करना है। तो इसको कैसे ब्रेक किया जाए? अच्छा, पता है गैलप की एक स्टडी हुई थी और उसमें उन्होंने, अगर आप कहें ना 100 बच्चों में अगर उन्होंने पूछा है तो इट वाज अ लार्जर नंबर ऑफ सर्वे, तो उसमें से 31% बच्चे वो थे जो बाहर जाना चाहते हैं और वापस नहीं आना चाहते हैं, और 17% वो थे जो कह रहे थे कि नहीं हम पाकिस्तान में ही ट्राई करते हैं, और सिर्फ बीच का वो नंबर था जो कहते हैं चले लेट अस गो और देखेंगे अगर आ सके। लेकिन आप सोचें 31% बच्चे वापस नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि शादियां भी बाहर हो, सेटल भी बाहर हो। रीज़न ये है कि जो आप यहाँ मेहनत करते हैं उसका पे आपको उस तरह इक्वल नहीं मिल रहा है, और आपको लगता है आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती कभी, और यूथ इतनी ज़्यादा है कि आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनका जो ये डिसीजन होता है बाहर जाने का, एब्सोल्युटली अप टू द मार्क होता है। बिल्कुल सही होता है। देखिए, अगर आपको नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी, अब आप अगर, और दूसरा तो बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है जो अब एक लीग आ गई है कि वो रिमोट जॉब्स कर रही है, पाकिस्तान में रह रही है, बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं वो, और उसी करेंसी में उनको पे आउट्स हो रही हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो दिल तोड़ के मैं कहती हूँ कि जो बाहर जाने का कोशिश करते हैं, आई टेल यू, आसान नहीं होता अपनी ज़मीन को, अपनी फैमिली को छोड़ना, मेहनत करना। बाहर कोई ऐसे सोने के फल नहीं लगे हुए दरख्तों पे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। यहाँ पे जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलती है, एक शादीशुदा कपल को जो मिलता है, वो बाहर नहीं मिलता आपको। तो इसका मतलब वो बहुत तंग आके, या फिर उनके बहुत बड़े ख्वाब हैं, या फिर वो बहुत
परेशान होकर जाते हैं कि भाई मैंने जो पढ़ा है, जो किया है, यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं हो रहा, मुझे उस तरह की सैलरी नहीं मिल रही। इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंस हो चुका है कि अब सैलरी लोग नहीं रह पा रहे। तो अगर उनको कोई रीच आउट करता है कि वुड यू लाइक टू कम टू दुबई या गल्फ या यूरोपियन कंट्री, क्यों ना जाएं? और वो यही सोच के आई एम श्योर जाते होंगे कि चलो मैं कुछ साल जाके सेविंग करके आऊँ। लेकिन आप ये सोचें कि 2021 में जितने लोग बाहर जाते थे, आज उससे 3 गुना ज़्यादा है। और ये जो रेशियो आप हमें बता रहे, फिगर बता रहे हैं कि डे बाई डे इंक्रीज होगा। एग्जैक्टली। बिकॉज जो हमारी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है पाकिस्तान की और सियासत पॉलिटिकल जो यहाँ पे कंडीशंस हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं कि जिनके बैक एंड के ऊपर उनको एक्स्ट्रा कोई सपोर्ट्स होती है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से होती है, पर्सनैलिटीज़ की तरफ से होती है, इंडिविजुअल की तरफ से होती है। अदरवाइज़ जो मीन के एक सिंपल वीकेंड से जो सिटीज़न होते हैं, उनके लिए अगर उनकी अपनी एबिलिटीज़ हैं, उन एबिलिटीज़ को अगर यहाँ पे इंडोर्स नहीं किया जाए तो ऑफ कोर्स वो मूव ऑन ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी हमारे सामने आती है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, अब ये ज़रूरी तो नहीं ना कि सब लोग अफोर्ड कर सकें वो बाहर जाएं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप क्या समझते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में जो यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, इनको कैसे फेस करना चाहिए ताकि इनके लिए आसानियाँ पैदा हों? अच्छा, ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं ना जो बाहर जाके जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप ये भी याद रखें कि बहुत सारी हमारी ऐसी क्रीम है जिसको बाहर से ऑफर आ जाती है और वो डायरेक्टली जॉब पे जाते हैं। सो ये जो हमारे जो मैंने नंबर्स आपको बताए थे, ये ज़्यादातर वो लोग थे जिनको जॉब ऑफर्स बाहर से आई हैं और वो पाकिस्तान से क्रीम ले रहे हैं। जो यहाँ रहते हैं उनके लिए प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ कि गेट स्किल्स। अगर आप मेडिकल की फील्ड के हैं और आपने मैं वाकई ये थोड़े दिनों पहले मैंने एक चीज़ नोट की थी कि जो हमारे हॉस्पिटल्स में जो कंपाउंडर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डिप्लोमा होल्डर, मेडिकल किसी इदारे से वो एफिलिएटेड भी नहीं है, सर्टिफाइड भी नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे 15-20 साल से काम कर रहे हैं। काम करते करते उन्होंने अपनी जॉब रोल चेंज करा, कुछ उनमें से नर्स बन गए। तो वो जो मेडिकली नर्स सर्टिफाइड निकल रहे हैं, उनको तो मौका मिल ही नहीं रहा जिसने इतनी सारी पढ़ाई की, क्योंकि कुछ पुराने एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे है। इसी तरह फार्मेसी में हमारे कितनी फार्मेसीज हैं जहाँ पे 4 लड़के जो खड़े हुए हैं या जो लोग खड़े हुए हैं वो चारों बी फार्मास्यूटिकल हैं या डॉक्टरेट ऑफ फार्मास्यूटिकल हैं। बहुत से उनमें से 12वीं क्लास भी पास नहीं है, सिर्फ वो उस बिजनेस के अंदर है। तो जब तक से हम सही राइट स्किल का बंदा सही जगह पे लगाना शुरू नहीं करेंगे, तो हमारा जो डी फार्म होगा, जो डॉक्टरेट ऑफ फार्मास्यूटिकल, और पाकिस्तान में जॉब क्यों करेगा फिर? वो बाहर जाएगा, राइट? तो जो यहाँ पे रहते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी स्किल्स को अपडेट करें, वो देखें लेटेस्ट क्या चल रहा है। इंजीनियर हैं तो देखें कौन से सॉफ्टवेयर पे वो काम करें, कौन सी वो और कोर्सेज कर सकते हैं, और फिर उस तरीके से जॉब्स पे अप्लाई करें। रिमोट जॉब्स पे अप्लाई करें। आपको अगर यूके यूएस जाना नहीं चाहते, आपका एक सिस्टम है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बैठ के हाइब्रिड जॉब्स लें, रियाद की ले लें, दुबई की ले लें, कहीं की, और यहीं से बैठ के आप वो जॉब्स करें, लेकिन अपने आप को सॉफ्टवेयर स्किल्स में और स्किल्स में इतना आगे रखें कि वो आप यहाँ बैठ के कंप्यूटर यूज़ करें, वहाँ सर्व कर सकें। मेन कि जो हम जो डिस्कशन करने का मकसद ये था कि जो लोग जहाँ से नहीं जा सकते, जिनके फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर उनमें भी अगर एबिलिटीज़ हैं, अगर उनमें भी स्किल्स हैं, तो उनको यहाँ से बैठे बैठे, इस मुल्क में बैठे बैठे उस करेंसी में पे किया जाएगा, और जो उनकी सर्विसेज होंगी उस कंट्री के लिए होंगे। लेकिन इवन दो कि वो अपने मुल्क के पाकिस्तान में बैठे होंगे, लेकिन जो उनको जो पेमेंट्स मिलेंगी, जो उनको रिटर्न मिलेगा, वो फॉरेन कंट्रीज़ के जो रिटर्न होगा उसके बिल्कुल बराबर मिलेगा। हमारे साथ हैं मोहम्मद रोज़ी खान साहब, चेयरमैन है बैरिया टाउन ताजर इताद के। अभी जो हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क की जो एक सूरत हाल है, एक अफरा तफरी का दौर है, महंगाई डे बाई डे, इन्फ्लेशन रेट्स, मतलब उसे समझ नहीं आती। एक दिन किसी चीज़ की या ग्रॉसरी की प्राइसेस कुछ और होती हैं, सेकंड डे में कुछ और होती हैं, थर्ड डे में कुछ और होती हैं। तो क्या कहेंगे जो वहाँ पे जो बैरिया टाउन में जो वहाँ पे पूरा बिजनेस कम्युनिटी है, पूरा विंग है, उसको इस तमाम चेंजेस तो किस अंदाज से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका, प्रोफेसर साहब, आपकी पूरी रोज़ न्यूज़ टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ मदद किया, हमें इस काबिल समझा कि हम इस टॉपिक पे जो आपने हमारे सामने रखा है, हम इस काबिल हुए कि हम इस बात कर सकें। बहुत शुक्रिया। तो बैरिया टाउन, सर आपको पता होगा कि ये एक सोसाइटी या एक टाउन समझ लें, और ये एक बहुत बड़े रकबे पे, एक बहुत बड़े एरिए पे महीद है, एज लाइक एक अलग से सिटी एक जो है ना वो डेवलप बन गया है। सही। और ये कुछ ही सालों में, मेरा ख्याल है कोई 15-20 सालों में इतनी डेवलपमेंट हुई है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता गया, जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ता गया, इसकी आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे ही जो है ना इसमें मसाइल, परेशानियाँ, सिक्योरिटी के मसाइल, इंतज़ामिया के मसाइल और ज़िले इंतज़ामिया के मसाइल, वो भी जो है ना उसके साथ साथ
बढ़ते गए। सही। क्योंकि जो पहले उन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था स्टार्ट में, वो कोई इतना बड़ा मुहित रकबे पे नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें करनी होती हैं, कुछ फैसले उन्होंने करने होते हैं अल्लाह ने, तो उसके साथ साथ वो चीज़ें बढ़ती गई। तो बिज़नेस कम्युनिटी तो जब स्टार्ट में वहाँ पे आज से 15-18 साल पहले, 12 साल पहले वहाँ पे जब वहाँ पे वो एक आप समझ लें कि वो फॉरेस्ट था, जंगल था, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था, तो सबसे पहले जो है वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी गई। और आप इंटरनेशनली भी चेक कर लें और मुल्की हमारे हवाले से भी चेक कर लें कि जगह वही कामयाब होती है जहाँ पे कोई बिज़नेस कम्युनिटी जाती है। वहाँ पे कमर्शियल आबाद होते हैं, वहाँ पे ऑफिसेज बनते हैं, वहाँ पे स्टोर्स बनते हैं। सबसे पहले तो जो है सबसे मेन चीज़ स्टोर होती है कि जो ग्रॉसरी का आपका सामान है या आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान कह लें कि वो वहाँ पे आएगा, तो उसके बाद आबादी आएगी। क्योंकि जो टाउन्स हैं, जो सोसाइटियाँ हैं, उनका रकबा और एरिया इतना बड़ा होता है कि आपको एक शहर से जाने के लिए दूसरे एरिया तक आपको कम से कम आधा घंटा आपको ड्राइव करनी पड़ जाती है गाड़ियों में। तो वो जगह जगह वो कम्युनिटी आएगी, आबादी होगी, इसमें बड़ा किरदार है हम ताजरों का। तो जब स्टार्ट में ये टाउन डेवलप हुआ, तो जो टाउन के ऑनर्स हैं उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया, उनको जो है फ्री दुकानें दी कि आप लोग यहाँ पे आएँ, जॉब करें, बिज़नेस करें, जो कि ढकी छुपी नहीं है किसी से, और उनसे रेंट्स नहीं लिए गए। और लोग वहाँ पे आए और वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे मज़ीद एक के साथ दूसरे के साथ तीसरा कारोबारी जो लोग थे, ताजर थे, उनकी तादाद बढ़ती गई। आज क्या क्या आप इस समझते हैं कि जो लोग वहाँ पे जिनके बिजनेसेस को एक अरसा हो गया है, और जो अभी क्या जिस तरह पाकिस्तान के दीगर जो सिटीज़ हैं, उन लोगों के में एक इश्तिहाल पाया जाता है कि भाई दिन ब दिन जो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से वो लोग उनके जो बिल्स होते हैं, स्पेशली बिजली के बिल्स हो गए, साथ गैस के बिल्स हो गए, और साथ साथ जब हम देखते हैं कि उस एरिया में डेवलपमेंट इतनी नहीं है, लोगों का उस एतबार से रश दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस मुश्किलात से जान छुड़ाने के लिए वो क्या ऐसे इकदाम करते हैं जिनके गवर्नमेंट उनकी सर्विंग करती है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब से भी और गवर्नमेंट से भी कि जो ये सोसाइटियों का या जो टाउन्स हैं, ये पाकिस्तान में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है, इसकी मईशत में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो है वो एक गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसी और होती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसी और होती है, तीसरी गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसी और होती है, निगरान सेटअप आता है, उसकी पॉलिसी कुछ अलग होती है। तो वहाँ पे फिर मसाइल ये होते हैं कि अभी जो इस टाइम मुल्की हालात चल रहे हैं आपके सामने, वहाँ की जितनी भी कम्युनिटी है इस टाइम 90% जो ताजर हैं वो वहाँ से दुकानें, कारोबार जो हैं वो ख़त्म करके निकल रहे हैं। 90% ताजर, ठीक है। जो 10% में से भी जो 5% हैं, 5% जो आपके वहाँ के ताजर हैं, हमारे बैरिया टाउन के या उसके गिरदोनवा के, वो इस चक्कर में हैं कि किसी तरीके से हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस पे गुजारा होता है, ब्रेक इवन पे आ जाए, मसलन किसी तरीके से हम नुकसान की तरफ ना जाएं और प्रॉफिट भी हमें कुछ ना हो। लेकिन ये जो मुश्किल वक्त है इस टाइम पूरे मुल्क पे, और ये आपको पता है अफरा तफरी का माहौल है, जैसे कि डायरेक्टर साहबा ने बताया कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो स्किल्स पर्सन, डॉक्टर्स, इंजीनियर वगैरह बाहर जा रहे हैं। इस तरह जो ताजर हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो सरमायादार थे, जो सरमायाकारी करते थे, वो काफ़ी तादाद में बाहर शिफ्ट हो गए। हमारे साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या बाकी जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे दोस्त वगैरह होते थे जो हमें नज़र आते थे कि वो हमारे टाउन में या गिरदोनवा कोई प्रोजेक्ट, लेकिन अब वो भी बाहर चले गए, वो भी जो ना वो बाहर जा। कहने की बात यह है कि जब इस तरह हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जिससे हमारे पढ़े लिखा एक किंग इस मुल्क में, इस मुल्क से शिफ्ट हो रहा है, ब्रांड ड्रेन हो रहा है, इसी तरह से जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें भी एक शऊर आया है, मैं ये समझता हूँ, और उसमें चेंज आया है। वो ये समझते हैं कि भाई मुल्क पाकिस्तान की हालात अब इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे हमारा मज़ीद सर्वाइवल हो, और उनका भी एक स्टांस ये रहा है कि भाई अब शायद हम लोग यहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकते। कि कोई भी जब गवर्नमेंट आती है, कोई भी जब एक नया सेटअप आता है तो उम्मीद ही लेके आता है, क्योंकि भाषण जो दिए जाते हैं कि भाई इस मुल्क की जो तकदीर को बदल के रख देंगे, गरीबों के जो मसाइल हल करके रख देंगे, ये सारी बातें बातों तक ही रहती हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली जब वो लोग अपनी इस फील्ड में आते हैं, उनके आवाम का होश तक नहीं रहता,
और जो अभी हमारा जो भी सूरत हाल है पूरे मुल्क की, तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जब आपकी जो एक पढ़ा लिखा जो एक पूरा ग्रास रूट से लेकर टॉप रूट तक जो एक स्ट्रेंथ होती है, यूथ अगर बाहर जाती है और उसके साथ साथ जो हमारा बिजनेस से जुड़ा जो एक पूरा हमारा बल्क इस मुल्क से शिफ्ट होकर फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस मुल्क की मैशियत के लिए चीज़ें अच्छी नहीं होती। आगे जो हमारी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वेरी पुअरेस्ट है, लेकिन जब ये लोग यहाँ पे नहीं होंगे तो इन्वेस्टर बाहर से कोई आ नहीं रहा, और हम भी जो यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे पैकअप करने के बाद हम भी शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब शेर अली खान साहब ये बताएं कि रावलपिंडी की माशाल्लाह जो आप बिजनेस कम्युनिटी के आप वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, तो वहाँ पे क्या जो आपके गिरदवा में सराउंडिंग में जो ताजरान हैं उनकी क्या व्यूज़ हैं, क्या वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या वो भी शिफ्ट करना चाहते हैं? सर अभी तो जो होटल के हालात है हम्म, वो आपके सामने है। हम्म, होटल की इंडस्ट्री तो बिल्कुल हम्म, जुल्म का शिकार है। आए दिन कोई टैक्स, कोई गैस बिल, हम्म, जालिमाना टैक्स, हम्म, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री चलाना हम्म, बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है। अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में कुछ कमी करे तो जी लास्ट टाइम जो लास्ट डेज से जहाँ पे जमात इस्लामी का धरना हमारे रावलपिंडी के हॉट सिटी ऑफ लियाकत बाग में वहाँ पे है, तो उसमें क्या आपने शिरकत की उसमें? ये जो इतना आप कह रहे हैं कि भाई गैस के बिल्स हैं, बिजली के बिल्स हैं, जी जी बिल्कुल शिरकत की है, हम उनके साथ खड़े हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान की मीन्स की जो एक इकोनॉमी स्टेबल करे? जी बिल्कुल। सही। मैम आपकी तरफ बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि देखें जब हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में भेजते हैं उनको तालीम तो मिल जाती है समहाउ, किसी जो हम साइड्स ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके वहाँ पे स्किल्स भी मिल जाती हैं, लेकिन उनकी जो स्किल को पॉलिश करना ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल में एक डिग्री का जो असूल होता है, जो पीस ऑफ पेपर ही नहीं होता, बल्कि इंसान की जो इनर जो स्किल्स होती हैं उसको प्रमोट करना होता है। तो इसके लिए जो आपका जो इंस्टीट्यूशन है, जो जिससे आप बिलोंग करते हैं, आप यंगस्टर के लिए क्या ऐसे प्रोग्राम लाती हैं? आप यंगस्टर को किस तरह मीन के उनको ट्रेन करते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो जाते हैं एक अच्छा मीन के बेहतरीन परफॉर्म करने वाले बनते हैं? जो बहुत सारी माशाल्लाह यहाँ पे कम्युनिटीज़ अब बनना शुरू हो गई हैं, और यकीन करें इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान से चले गए थे और वापस आए। मैं खुद वापस आई हूँ 4 साल पहले। अच्छा। तो मैं जबकि मेरी पैदाइश और पढ़ाई सब कुछ दुबई से ही है, यूएई से है, तो अभी भी एक आध कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ हुआ था थोड़े दिन पहले। कैरियर लॉन्च पैड जैसे हैं और उड़ान है, इस तरह की बहुत सारी कम्युनिटी से गूगल वाले यहाँ पे कर रहे हैं कि वो जो बच्चे जो ग्रेजुएट कर रहे होते हैं लास्ट ईयर में हो या उससे पिछले साल में हो या बिल्कुल कर गए, उनके साथ स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं। तो बहुत सारी ये प्लेटफॉर्म ऐसी है जो पैसे भी नहीं चार्ज करती है। वो कहते हैं हमारे साथ 3 महीना आप गुजारिए, हम आपको पॉलिश करते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं कि आप ताकि इस लेवल पे पहुंच जाएं कि आपको एक अच्छी जॉब पे लैंड कर जाएं। अच्छा, बहुत से इसमें से जब स्किल्स लेते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि भाई हम बाहर ही चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेंटालिटी की बात है प्रोफेसर साहब। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त इतना ज़्यादा अनईजीनेस मुल्क में है, इतना अनईजीनेस है कि अगर वो स्किल्स हासिल भी कर रहे हैं और अगर वो समझते हैं कि मैं बेहतर होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ, तो उनकी उम्मीद ये है कि भाई लेट मी गो आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो कानून का निज़ाम है, फिर जस्टिस के ऊपर जो ट्रस्ट है कि कल को कुछ हो जाए तो मैं किसके पास जाऊं। एक इंसिडेंट था जहां मेरे बच्चे थोड़ी देर के लिए खो गए थे, एंड मुझे ये नहीं पता था, यहाँ से 2 साल पहले हुआ था, कि मैं किस नंबर पे डायल करूं, यहाँ पे अथॉरिटी क्या है, कहाँ जाऊं, किसके पास फ़ौरन पहुंचूं। और वो मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग था कि ये इतना डिफरेंस है दुबई में और यहाँ पे गल्फ़ में, किसी जो नॉर्मल उस तरह का मुल्क है जो स्ट्राइव करना चाह रहा है, कि हमें ये नहीं पता कि वे शुड वी गो टू, किसके पास जाएं, इदारे कौन से हैं, किसको रीच आउट करें, क्या जिसका वास्ता है या जिसके कनेक्शंस है सिर्फ उसी के काम होते हैं, आम आदमी के नहीं होते। तो जो आम बच्चा है, जो आम स्किल्ड यूथ है, जो नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा है, वो यही परेशान है कि मैं यहाँ पे कितना अरसा इस तरह सस्टेन कर सकता हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, जैसे हमारा इदारा है, व्हाट आई डू इज़ आई डू ट्रेनिंग्स में यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर में, इन जगहों पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देती हूँ कि बात कैसे करें, अपने इंटरव्यू स्किल्स को कैसे बेहतर करें। 2 दिन पहले मैंने कैरियर लॉन्च पैड के साथ एक इवेंट किया जिसमें इंटरव्यू कैसे देना है सही। सिर्फ। तो ये भी आपकी जो है, आप ढूंढें ऐसे, ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ यूथ, इफ़ यू आर वॉचिंग द प्रोग्राम, कि आप प्लीज़ ढूंढें कि कौन कौन से इदारे यहाँ पे ये स्किल्स करवाते हैं। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे हैं प्रोग्राम्स, और आप उसमें साइन अप करें कि भाई मुझे स्किल्स दें। कोई चल के आके नहीं कहेगा कि बेटा आपके अंदर ये स्किल्स की कमी है, आप खुद इसके लिए प्रॉम्प्ट अप कीजिए। और क्या जिस सर अभी आपने कहा कि भाई फ्रीली आप उनको वहाँ पे ट्रेन करते हैं, ऐसे जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं
और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो ऐसी जो स्किल्स होती हैं किसी भी बच्चे में वो उनको फ्रीली प्रोवाइड करते हैं। तो क्या वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में ही भी हैं, वो हमारे तमाम सुनने वाले इसका जी जानना जी, चाहेंगे? पूरे बहुत ज़्यादातर इनमें से जो है मोस्ट ऑफ देम वो ऑनलाइन करते हैं और कुछ फिजिकली भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल्स फोर्स एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको बनाना, उसकी और इसकी बहुत बड़ी डिमांड पाकिस्तान के बाहर है। एक बहुत अच्छी 3 हमारी लड़कियां हैं जो उड़ान नाम से एक कम्युनिटी है, उसमें वो ट्रेनिंग करवाती हैं। सही। आप प्लीज़ आप या तो मुझे उस पे लिंक्डइन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कुछ मैं लिंक्स रोज़ चैनल के साथ भी दे दूंगी कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्प करने को तैयार हैं। बस आप उनको सर्च कीजिए। लेकिन वो देखें ना 10 कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान की इतनी बड़ी यूथ को कहाँ से करेगी, तो आप रीच आउट कीजिए कि भाई कौन है जो मेरी हेल्प कर सकता है, मुझे ट्रेनिंग्स चाहिए। अपनी यूनिवर्सिटी में आप अपने जो स्टूडेंट काउंसलर्स हैं उनसे बात कीजिए कि हमें इस तरह की स्किल्स चाहिए, हमारा किसी से एफिलिएशन करवाइए, सही। ठीक है। और उनको कहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करें आप में, कि जब तक आप ग्रेजुएट करते हैं 3 महीने का 2 महीने का प्रोग्राम रखें, आपके इंटरव्यू स्किल्स का, प्रेजेंटेशन स्किल्स का। हमारे बच्चे इतने अच्छे टेक्निकल होते हैं, उनको बताना ही नहीं आता, कोई और उनका क्रेडिट ले जाता है। जो वो काम करते हैं वो बता ही नहीं पाते, उनके अंदर इतने इंट्रोवर्ट होते हैं, इतना घबराते हैं या शर्माते हैं। ये सारी स्किल्स आपको खुद सीखनी होंगी। और दूसरी बात ये कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारा जो मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है, और इसमें तो ऑफ कोर्स शुरू से मेरिट तो है ही नहीं, ना ही इसमें कोई ऐसी मींस के कुछ चॉर्म है कि जिसको अडॉप्ट किया जाए, और जो डिफरेंट किस्म जहाँ पे हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका फिर समहाउ मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंटल स्कूल्स हैं उनका थोड़ा सा एडवांस्ड है। लेकिन क्या समझते हैं कि जो कोर्सेज आपने वहाँ पे लॉन्च किए हैं, कि जो अगर ग्रास रूट लेवल से स्कूल्स में अगर शुरू किए जाएँ तो क्या वो मज़ीद फ्रूटफुल नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे प्रोफेसर साहब। ये सोचेंगे अगर तीसरी जमात के बच्चे को आप समर वेकेशंस में या स्कूल में ही आप उनको कहें कि भाई इस पूरे हर सेमेस्टर में तुम्हें एक बिजनेस आइडिया पे प्रेजेंटेशन देनी है, अपने घर में देखो कोई ऐसा बिजनेस जो तुम्हें लगता है तुम्हारी अम्मी कर सके। अच्छा, वो स्कूल में आके बोले कि मुझे ना कुकीज़ बनानी आती हैं, मैं उसका प्रेजेंटेशन दूं, वो बच्चा ट्राई भी करे कुक करना। तो ये अगर इस तरह की स्किल्स आप बच्चों को तीसरी चौथी जमात से स्टार्ट कर दें, प्रोग्रामिंग स्किल्स, डिजाइनिंग, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स, किताबों के अलावा उनसे कहिए कि कंप्यूटर पे तुम ड्रॉ करो, कंप्यूटर पे तुम गेम बनाओ। मेरा बेटा 11 साल का है, उसने गेमिंग स्टूडियो से कोर्सेज किए, वो गेम बना रहा है बैठा हुआ। तो उसको हमने बहुत छोटी सी उम्र में इंट्रोड्यूस करा दिया था कोडिंग। इसी तरह जिन बच्चों को उसका शौक है गार्डन का, उनको आप छोटी सी उम्र में बताएं कि क्या जरूरी है कि माली बस होता है, ये एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का इतना बड़ा हमारा जो है वो एक रिक्वायरमेंट है दुनिया में, पूरी दुनिया में। और हम पाकिस्तानी नहीं कर रहे उसमें, जिनकी सबसे बड़ी जो है आप सोचें हमारे पास खजाना है उसका। इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का सबसे ज़बरदस्त, सबसे अच्छा, और हमारे उतनी कम एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हो रहे हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, एरिड यूनिवर्सिटी है, जैसे इस तरह की और भी हैं, लेकिन आपको चाहिए छोटी उम्र में उनके अंदर ये इंटरेस्ट आप डालिए कि एग्रीकल्चर में जाएं, वो बॉटनी में जाएं, छोटी सी एज पे। सिर्फ इंग्लिश, मैथ, साइंस इस तरह करके नहीं छोड़ना है आपको, कोई ना कोई स्किल उनको हर साल 2-3 एक्स्ट्रा स्किल स्कूल के सिस्टम को चाहिए कि इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि बाय द टाइम वो 9th 10th में हो, उनको क्लैरिटी हो कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये डिफरेंस लाना चाहता हूँ। और जैसे हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट बैठे हैं कि इन सबको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सोचना चाहिए कि मैं जॉब्स करके, स्किल्स हासिल करके अपनी जॉब भी करूँ और मैं साथ में एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक काम साथ में करूँ। सही, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को मल्टी डायमेंशनल उनकी थॉट्स को नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़े लिखे रहेंगे। सिर्फ पढ़ा लिखा होना आज के दौर में ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्किलफुल पढ़ा लिखा होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बेशुमार हम ये देखते हैं कि हमारे इस माशरे में जो स्टूडेंट्स जो डिग्री होल्डर्स हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, वो दर बदर जाते हैं। लेकिन चाहिए जाए कि उन्होंने अपनी एजुकेशन जो करियर के दौरान कोई स्किल्स अगर उन्होंने गेन की होती या कोई कोर्सेज वगैरह किए होते, मेरे ख्याल में फिर उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, जिस तरह आज वो उनके लिए अनईजी है। तो क्या वो जो एजुकेशन सिस्टम में अगर ये वाली जो चीज़ें, जिस तरह हमने ये कहीं कि भाई पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कोई कोर्सेज का कोई ऐसा तस्वर भी नहीं कि स्किलफुल हो, तो इसमें हम जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बुक्स के अलावा? वाले वाकई सुनते हैं। मैंने देखा है कि इवन मेरे अपने बच्चों का जो स्कूल है उसमें भी मैंने देखा है फ्यूचर वर्ल्ड में कि जब हम इकट्ठे होकर कोई बात करते हैं वो सुनते हैं, वो एक सेशन रख देते हैं, हर कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो स्पीकर्स को बुलाएं, कोई बात करें, कोई सेशंस करवाएं। प्राइवेट में फिर भी देखा गया है कि अगर आप सेंस बना रहे हैं दे लिसन टू यू।
प्रॉब्लम आती है जब वो वाले स्कूल्स जो कि कहते हैं कि नहीं जी ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, हमारा करिकुलम ऐसी है, लेकिन इवेंचुअली देखें आप हर जगह माशाल्लाह हमारे कुछ रिटर्न पाकिस्तानी आ रहे हैं, स्किल्ड पाकिस्तानी आ रहे हैं, ख़ासतौर से एजुकेशन सेक्टर सही। में, और वो इस चीज़ को ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम उनसे बात करें। अब देखें ना, यहाँ बैठ के मैं और आप जो हैं अगर घर पे बैठे क्रिबिंग कर रहे हैं खाली, लेकिन हम ये मैसेज पास नहीं कर रहे मैनेजमेंट को, तो बिल्कुल। हमें चाहिए कि हम एक प्रपोजल लेके जाएं, उनको कहें कि देखिए ये भी चीज़ हो सकती है बच्चों के लिए, लेट्स पूरी ट्राई प्लानिंग के डूइंग तहत दिस। जाएं, Of पूरा course, होमवर्क करके जाएं। सिर्फ क्रिबिंग ना करें ना, सिर्फ पीछे बैठ के एक बस चाय पे बैठ के, क्योंकि हमें टाइम पास करना था तो लेकिन डिस्कशन आप करते चीज़ हैं। जो अभी जो प्रोग्राम गया है, प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जब हम इसको डिफरेंट किस्म के लिंक्स, डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स में जाते हैं, लोग इनको देखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं, उनको आइडिया हो जाता है। हमारे साथ मोहम्मद रोज़ी खान साहब जानना चाहेंगे कि बैरिया टाउन में जो हमने ये देखा कि वो जो एक ग्रीन लैंड जो एरिया था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब वहाँ पे जो पार्क्स थे, बहुत बड़े बड़े पार्क्स थे, लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल में जो कमर्शियल जो चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं, तो क्या वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है? मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे जो ये ग्रीन बेल्ट, सड़क, फुटपाथ, ये सब जितनी भी चीज़ें थी जो आपने अभी सवाल किया, ये दरअसल इसकी ओनरशिप सोसाइटी का रूल है जो उनके बाईलाज में है। इसकी ओनरशिप जो है ये रेगुलेटर के पास चली जाती है। सही। मसलन अगर कोई बैरिया का एरिया आ रहा है सीडीए में, तो इसके ग्रीन बेल्ट का, पार्क्स का, पब्लिक बिल्डिंग्स का, हेड ऑफिसेज जो इनके हॉस्पिटल हैं, इसकी ओनरशिप खसरा वाइज जो है वो सोसाइटी वाले, टाउन वाले, वो रेगुलेटर के नाम करने के पाबंद हैं, आरडीए सीडीए। अच्छा, जो जो वक्त गुजरता गया इन्होंने डेवलपमेंट वहाँ पे करते गए, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये एरिया ज़्यादा डेवलप हो गया, यहाँ पे अभी भी चीज़ बिक सकती है, तो वहाँ पे जनाब एकदम से उसको जनाब सीधा करके और ग्रीन बेल्ट को और पार्कों को, उनमें से कुछ पे रहायशियों ने और कुछ पे ताजरों ने जो है वो कोर्ट से स्टे ले लिया और कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। अभी पिछले साल ही एक फेज 7 में सीडीए के पार्क था और वो लेआउट और प्लान में भी पार्क था। बैरिया इंतजामिया ने वहाँ पे उसको जो है वो डिमोलिश करने की कोशिश की और वहाँ पे उन्होंने कोई फूड स्ट्रीट वगैरह टाइप को बनाने की कोशिश की, और उस पर काफ़ी सीनियर साथियों ने ट्विटर पे और उस पर उन्होंने ट्वीट्स भी की और कोई छोटे मोटे उस पर प्रोग्राम भी हुए, इंटरव्यूज़ भी उस पर हुए। तो उस पर फिर प्रेशर में आके कोर्ट ने जो है ना उनको वापस आर्डर दिया कि आप जो है ना इसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लेके आएँ। इस तरह एक गोल्फ क्लब इन्होंने बनाया था, उसको जो है ना एक सियासी लीडर को देने की इन्होंने कोशिश की और उसको जो है ना कटिंग कर रहे थे, लेकिन वो कोर्ट ने कहा कि जब आपने उस टाइम जिस टाइम इसकी मार्केटिंग कर रहे थे उस टाइम आपने कहा था कि ये इतने होल्स वाला गोल्फ क्लब होगा, अब आप जो है ना इसको शॉर्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते, आप इसको छेड़ेंगे नहीं। तो वो वहाँ के रहायशी थे, तो अदालतों में कुछ ना कुछ जो है वो इंसाफ मिलता है, डिले से ही सही, लेकिन अगर बंदा कोई पैरवी करे थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ अदालतों से उम्मीद। क्योंकि अदालतों की बात आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट किया कि दुनिया में हज, उम्रे और इबादत के अतबार से हम नंबर 1 में था, लेकिन इंसाफ की बात करें तो 126 के ऊपर भी हमारा किसी पीछे कोई नंबर है ही नहीं, हमारे अदालतों का नंबर है। तो नस्लें बीत जाती हैं, जनरेशन पास भी हो जाती हैं, उसके बाद जाके फैसला आता है कि भाई वो तो निर्दोष था, हाँ वो उसका कोई कसूर नहीं था, लिहाजा हम उसको माफ़ करते हैं। तो कहने की बात यह है कि जब हम मीन्स की जो कमिटमेंट्स हम पास से नहीं रखते तो फिर ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने आती हैं। शेर अली खान साहब, क्योंकि हालिया में बड़ा सदमा भी है हमारे लिए कि जो आपकी सिस्टर उनके साथ एक मर्डर हुआ, तो बिहाइंड द सीन जो रीज़न जो ये होती है कि जो इंसान जब अपनी जो एक बाउंड्रीज़ होती हैं जब उनको अराइज़ करता है तब ऐसी सूरत हाल होती है, वो ऐसा हेडल आखिर था क्या, ये कैसे वाक़ा हुआ? ये मेरी भांजी है जी जी, हरीपुर में, उसकी शादी हुई थी, तो पिछले दिनों में उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। तो उसने काफ़ी मरतबा मेरे जो बड़े भाई हैं उनको बताया कि मुझ पे जुल्म हो रहा, तो उन्होंने काफ़ी पूछताछ भी की। तो उसके पास नंबर था, जब उस पर तशद्दुद हो रहा था तो उसने अपने पड़ोसियों को बताया, हो सकता है मुझ पे तशद्दुद ज़्यादा हो जाए। तो जब ज़्यादा तशद्दुद हुआ तो उसने जब नंबर दिया पड़ोसियों को तो उन्होंने कत्ल कर दिया उसको। तो पड़ोसियों से फिर हमारे जो बड़े भाई हैं उनको फ़ोन गया। जब उनको फ़ोन हुआ कि इस तरह आपकी भांजी है
हरीपुर में उसकी शादी हुई है, तो उसका मर्डर हो गया। तो जो बड़े भाई हैं हाजी साहब, उन्होंने फिर अपने बेटे रोज़ी खान को फ़ोन किया कि आप जाओ हरीपुर, वहाँ पे मालूमात करो कि क्या माजरा है। तो जब हम मौके पे गए, वहाँ पे देखा उन्होंने घर के अंदर हमें जाने नहीं दिया, जो मुल्ज़मान थे ना। तो फिर हमने फौरी तौर पे 15 की, 15 करके फिर हमने पुलिस को बुलाया। तो जैसे ही पुलिस आई तो लेडी कांस्टेबल वगैरह हम अंदर गए। एक्चुअली जो हमारी भांजी थी वो आउट ऑफ फैमिली में उसकी शादी हुई थी ना। तो उन्होंने जब मर्डर किया, उन्होंने ये सोचा चलें कि किसी को बताए बगैर ही तशद्दुद में उन्होंने उसको कत्ल किया था। तो कफन उन्होंने हर चीज़ जनाजा वगैरह रेडी किया, बताया नहीं हमें उन्होंने। तो जैसे ही वो दफनाने लगे, हम मौके पर पहुंच गए। तो जब हम अंदर गए, हमने देखा कि हमारी भांजी के साथ काफ़ी तशद्दुद हुआ हुआ था। तो जब देखा तो उसको हम ट्रॉमा सेंटर ले गए हरीपुर, वहाँ पे हमने पोस्टमार्टम के लिए छोड़ा। तो उसमें तो रिपोर्ट आपको पता है हफ्ते बाद आती है। अभी हम ये देख रहे हैं, हमने यानी कि दावा आपने में उनके खिलाफ कोई केसेस वगैरह जी 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 अदालत में बदई मैं हूँ, हम्म। तो मैंने दावा किया तो उनके अभी खिलाफ। क्या प्रोसेस हुआ है जो वहाँ पे पुलिस की तरफ से क्या चीज़ें आई हैं सामने, कोई फैक्ट्स फिगर सामने आए हैं? जी। अब भाई इन्होंने कुछ चीज़ें मैं भी आपको बताता चलूँ प्रोफेसर साहब। उसमें इन्होंने रातों रात इसको जो है ना दफनाने की कोशिश की। तो हम 8:30 बजे वहाँ पे पहुँच गए। हमने अपने घर की खातून को घर के अंदर भेजा कि आप जाके पहले वेरीफाई कर लें, क्योंकि उसके हस्बैंड से जब फ़ोन पे बात हुई आते हुए इधर से पिंडी से जाते हुए, उसने कहा जी कि ये सीढ़ियों से गिरी है। फिर जब उधर गए तो किसी ने कहा इसने खुदकुशी कर ली, इस पे जिन्नात जो है ना वो आए हैं। तो वो जब हमारी खातून अंदर गई, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, इसके जो है ना चेहरे पे और ठोडी वगैरह पे दाग निशान वगैरह। तो एक चीज़ फिर वहाँ पे पुलिस आ गई, शिफ्ट किया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये चीज़ें आई। और वो जो हैं जो कल्प्रेट्स थे, जो मुझे मुलजिमान थे, वो बिहाइंड द बार्स हैं इस टाइम। और हम अदालत से और जो वहाँ की जो हमारी इंतज़ामिया है KPK की, क्योंकि वो एरिया KPK में आता है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। इस चीज़ का नोटिस लें। ज़बरदस्त आपने बात की। देखिए, जब हम मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं और यहाँ पे रहने वाले जो शहर खुद महफूज नहीं हैं, और फिर जब यही जो सिनेरियो हमारे बच्चे देखते हैं और यंग जनरेशन देखती है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ा अलार्मिंग रहता है कि भाई जिस एरिया में, जिस शहर में अगर हम खुद महफूज नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या हमारा कारोबार महफूज हो सकता है, वहाँ पे क्या हमारी ज़िंदगी नहीं महफूज, तो वहाँ पे क्या हमारी इज़्ज़तें कैसे महफूज हो सकती हैं। ये जितने भी यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है, ये सिर्फ इसीलिए पाई जाती है कि मेंटली तौर पे हम लोगों को इतना भी होश नहीं होता कि भाई जो अब डेली बेसिस के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक इतनी महंगाई होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, फिर इंसान बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़े में मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से मतलब वो चीज़ें उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर ऐसी चीज़ें वहाँ पे हमारे सामने आती हैं। तो क्या कहेंगे कि ये नेग्लिजेंसीज होती हैं बेसिकली, तो क्या ऐसी नेग्लिजेंसीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए? गवर्नमेंट को किस तरह होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई मीन्स कि आपके साथ के आपके मुल्क में ये हो रहा है, और एक मतलब मैं ये समझता हूँ कि भाई जो हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, हम यहाँ से क्या मैसेज दे रहे हैं उन तमाम NGOs को जो मतलब ह्यूमन के कंट्रोल के लिए, ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए काम करती हैं। आप मुझे पॉलिटिकल उसमें ना फंसाएं। मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनर हूँ और मैं क्या इस हुकूमत को बताऊंगी कि क्या करें। उनको अच्छी तरह पता है कि क्या करना चाहिए। देवल ऐसे बहुत सारे प्लान्स थे जो उन्होंने रखे थे, उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए थे। आई होप कि किसी को याद आए, कोई उनको वाकई शीशा दिखाए, उनकी रिकॉर्डिंग्स ही दिखाएं कि भाई ये सारे किधर गए। जिसमें सबसे पहले आती है सिटीज़न की सिक्योरिटी। सही। मुझे एज अ सिटीज़न ये पता होना चाहिए कि मेरे साथ अनजस्ट या मतलब एक कोई मेरे ऊपर जुल्म करेगा तो वो बच नहीं सकता। सही। और जब किसी को ये डर हो कि मैं किसी पे जुल्म करूं तो मेरी पकड़ होगी, तो वो जुल्म नहीं करेगा। ये वहीं पे होता है जहाँ पे लोगों को पता होता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उन्हीं इलाकों में होता है। अब जैसे इन्होंने हरीपुर की बात की, हरीपुर एक सिटी हो गया है, एक हब है। मतलब उसको अब आप विलेज नहीं कह सकते, उसको रूरल नहीं कह सकते। वो एक अच्छा मतलब कमर्शियल एक बहुत अच्छी सी सिटी, अगर वहाँ पे इस तरह हो रहा है, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, इन जैसी जगहों पे हो रहा है कि अभी भी इस तरह की चीज़ें हो रही, तो इसका मतलब कि एक आदमी यही समझ रहा है कि आई कैन गेट अवे विद इट।
मैं कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये चीज़ एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। ज़्यादा सख्त रूल्स, हमारे जो जस्टिफिकेशन सिस्टम है उसको तेज़ होना ज़रूरी है कि भाई अब आया है केस, आया है, उसके ऊपर फ़ौरन जो है जल्दी से उसके ऊपर फैसला हो, ताकि लोगों को ये पता हो कि भाई मैं बेल आउट नहीं हो सकता, मैं घूम फिर नहीं सकता। और नूर मुकद्दम का केस है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम यही सोचते हैं कि मेरा क्या, एज अ सिटीजन मेरी मेरी सिक्योरिटी क्या है। तो अगर हम सबसे पहले एक इंसान को ये दिखा दें कि भाई पाकिस्तानी को कि तुम्हारी ज़िंदगी सिक्योर है, फिर हम दिखाएं कि जो तुम पढ़ रहे हो वो सिक्योर है, तुम जो जॉब कर रहे हो, तुम अच्छा काम करते रहो, सिक्योर है, तुम जो बिजनेस करो वो सिक्योर है, इकोनॉमी में तुम्हारे ऊपर इस तरह का नहीं प्रेशर आएगा। मतलब हर चीज़ ही अगेंस्ट जा रही है ना, सही। इस वजह से कुछ लोग चीज़ है छोड़ते जहाँ जा पे रहे हमारे हैं। कंट्रोल में है ही नहीं। बिल्कुल। जिसका जी चाहता है वो जो उसके मन में आता है वो कर गुजरता है। उसको ये भी पता है कि पूछने वाला नहीं है, उसको ये भी पता है कि मैं अदालत में जाऊंगा तो फिर कोई मेरा क्या कर लेगा। उसको ये भी पता है कि भाई यहाँ पे जो कोई अगर मेरे खिलाफ कोई यहाँ पे कोई रेफरेंस भी दायर करेगा तो मैं उससे निपट लूँगा। जब ये हमारी अनाज सामने आ जाती है, फिर जो वो लोग जो शरीफ नफ्स किस्म के लोग होते हैं उनकी इज़्ज़तें पामाल होती हैं। वो लोग फिर खून के आंसू होते हैं, फिर उनकी आहें, उनकी सिसकियाँ और उनकी आवाज़ारी आसमान को हिला के रख देती है। और उसी वजह से हमारे मुल्क का ये हाल है, मैं ये समझता हूँ। रोज़ी खान साहब की जो बहरिया टाउन का जो एरिया है वहाँ पे अगर इंसान अपने बिजनेस के एतबार से वहाँ पे जाए तो आप क्या समझते हैं कि फिजिबल किस्म का एक अच्छा बिजनेस इंसान वहाँ पे क्या कर सकता है? किस चीज़ की वहाँ पे ज़्यादा देखें, जैसे कि डायरेक्टर साहब ने, मैडम साहब ने बताया आपको कि ये तो अब एक इंसान पे मुनहसर है कि वो क्या करना चाहता है, उसकी स्किल्स किस चीज़ में, उसका तजर्बा किस चीज़ में। इन्होंने जैसे बताया कि पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक ये जो एरिया है वो नर्सरी, प्रेप और केजी इनको तो छोड़ दें, प्ले ग्रुप, क्योंकि ये तो वो बचपना होता है, एक रूटीन बन रही होती है स्कूल में बच्चे की। तो 1 से लेकर 10 तक हमें जो कुछ पढ़ाया गया सिवाय इस्लामियात के, सिवाय जो इस्लामियात का एक अच्छा एक हमारी बुक है, रिलीजन, एक रिलीजन, हाँ। उसके अलावा जितना भी हमें पढ़ाया जाता है उसका हमें आगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी एक बंदा अगर बीएससी कर लेता है या एमएससी कर लेता है, उसको जॉब नहीं मिलती, उसको जॉब नहीं मिलती। और जब उसको बताया जाता है कि आप जनाब हमारे टाउन में चलें, जूतियों की दुकान खोल लें, आप जूते बेच लें, तो उसके लिए वो कैसा एक वो होगा, वो उसको अपने लिए एक सरप्राइजिंग भी होगा और वो उसको शेम समझेगा अपने लिए कि अब मैं जूतियाँ बेचूंगा। लेकिन दूसरी जगह अगर आप उसको कहें जी कि आपको हम बाटा की और सर्विस की, ये जो बड़े ब्रांड्स हैं इनकी या किसी और जो फ्रेंचाइज आपको लेके देते हैं, वहाँ पे आपका स्टाफ होगा और वो फ्रेंचाइज भी फ्री होगी, आप सिर्फ वहाँ पे दो, वो उसको जो है ना अच्छा समझेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी कहने की बात है में सर, आपकी कहने की बात यह है कि जो इंसान का विल होती है अगर वो उसके सामने रखा जाए तो कारोबार कहीं भी किया जाए। शानदार बात। क्योंकि अली शेर खान साहब की जब हम होटलिंग लाइन की बात करते हैं और होटलिंग लाइन में स्पेशली जब हम ये देखते हैं कि जो होटल पूरी इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत से लोगों को इससे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं खाने पीने के एतबार से देखा जाए। और वहाँ पे जो ये कहा कि बाहर का खाना आपने बिल्कुल नहीं खाना, फलां चीज़ ये नहीं खानी, वो नहीं खानी, तो सफाई सुथराई का कैसा निज़ाम होता है? सर सफाई सुथराई से तो ये है कि पंजाब फूड वाले जो हैं हर हफ्ता उनका विजिट होता है। हमारी माँ भी आपके पास मेरे ख्याल में आना जाना होता है उनका। जी उनका आना जाना होता है और काफ़ी सख्त चेकिंग होती है उनकी। लेकिन ये कि चेकिंग के दौरान भी छोटी मोटी वो कोई चीज़ देखते हैं ना, जुर्माने के काबिल नहीं भी होती तो वो जुर्माना कर देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि जब वो जुर्माना उन्होंने किया हो और आपने कहा कि चले इस जुर्माने को थोड़ा कम कर दिया जाए, तो चले इसको? हम कई बार गए हैं लेकिन वो जुर्माना कम नहीं करते। सही। इट मीन कि उनकी जो चेकिंग बैलेंस है कि ज़बरदस्त के एतबार से उन्होंने नहीं, चेकिंग बैलेंस अच्छा है, पंजाब फूड का चेकिंग बैलेंस अच्छा है, ज़बरदस्त हो गया। मैम आपकी तरफ बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि बच्चों को और साथ साथ जिस तरह जाहिर सी बात है पूरा कि इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पे चला रहे हैं और यूके और यूएसए बेस, तो उसको किस अंदाज से क्या ऐसा आपके माइंड में आया, क्या सी थॉट थी, क्या शौक था जो आपको इस तरफ लेके गया? अच्छा, जिस तरह के उन्होंने कहा ना कि वो जो पढ़ाई करते हैं उसके अलावा करते हैं, मैं असल में तो इंजीनियर हूँ ठीक है तो मैं हूँ BCIS इंजीनियर और माइक्रोसॉफ्ट सिस्को में काम किया था दुबई में, मेरा अपना स्टार्टअप भी था और वाकई पाकिस्तान में कुछ करने के लिए आए थे कि यार आते हैं कुछ ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर आई, 1 महीने के अंदर IBM में जॉब हो गई और उसके बाद श्नाइडर में काम किया है। तो मैंने ये देखा है कि अगर आपके पास सेट ऑफ स्किल्स हों
तो नौकरी मिल जाती है। और मुझे ऐसा बंदा जिसने कभी पाकिस्तान में ना रही, ना कभी पढ़ाई की यहाँ पे, ना कोई नेटवर्क था, हो गया था। और अब जो है ट्रेनिंग की तरफ इसलिए आ रही हूँ कि वो जो इतने सालों का एक्सपीरियंस जो मेरा अपना है, क्योंकि मैंने 18.5 साल की उम्र में जॉब करना शुरू की थी, तो मैं यूनिवर्सिटी की फीस देती थी साथ में, तो और उसकी वजह से मुझे जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैंने फेस किया काम पे, अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग नहीं जिन्होंने मुझे सबक दिया, वो सारा कुछ कोर्सेज की शक्ल में डाल के कि ऐसा क्या करो कि तुम्हारी बात सुनी जाए, किया जाए, हायर अथॉरिटी से कैसे बात करनी चाहिए। आपका कोई सबॉर्डिनेट था, आपके साथ था, उसका प्रमोशन हो गया, अब वो सीनियर हो गया, अब उससे कैसे बात की जाए, किस तरह उसको कैसे बात करनी चाहिए अपने कलीग से, जो कि अब जो उसकी रिपोर्टिंग लैंग्वेज, डेलीगेशन के काम, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, जबान में वोकल वैरायटी लाना, अपने लहजे में, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। ये तमाम की तमाम जो स्किल और ये सब मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं अब एक तरह से इसकी कोई वीडियोस मौजूद हैं कि कोर्सेज वगैरह मौजूद हैं हमारे सामने सुनने वाले, अगर उसको फॉलो करें या उसको देखें? जी जी, आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आपको आके वहाँ पे कस्टमाइज ट्रेनिंग दूंगी फिर। डन हो गया। और क्योंकि जिस तरह मैम ने भी कहा कि भाई सिर्फ पढ़ा लिखाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पढ़ाई के साथ इंसान को जो इंसान की इनर जो स्किल्स होती हैं उनको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा अहमियत के काबिल होता है। और दूसरी बात यह कि जब इंसान बिहेव करता है और इस बिहेवियर में भी इंसान की पहचान हो जाती है कि क्या वो इंसान कितना पढ़ा लिखा है। और साथ साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी आपके सामने रख रहा हूँ वो ये होती है कि जब इंसान का जो लफ्ज़ों का जो चुनाव होता है, जो वर्डिंग का जो एक पिक एंड चूज़ होती है, वो इंसान की ज़िंदगी को निखार पैदा करती है। तो इसके इंसान की क्या क्या चीज़ों क्या मतलब आपने जहन में रखना चाहिए ताकि इंसान ये समझे कि भाई जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जो मैं डिबेट कर रहा हूँ, सबसे मतलब धांसू किस्म की है। अच्छा, एक तो देखें, आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप जब स्कूल छोड़ देते हैं, इवन जब आप स्कूल में होते हैं, तो आपकी जब कोई फीडबैक दे रहा होता है तो वो जनरली उस जगह का फीडबैक देता है जो आप गलत करते हैं। आपने अच्छा क्या किया आपको पता ही नहीं। बहुत से लोगों को अपनी अच्छी चीज़ नहीं पता होती, ये पता होती है मेरे अंदर कमी कौन सी है। तो इवैल्यूएशंस करना बहुत ज़रूरी है। मेंटर ज़िंदगी में ज़रूर होने चाहिए। आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि ये एक दो लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बस मैं किसी तरह इनकी मेंटरशिप में आ जाऊँ। मेरे माशाल्लाह कोई 40-50 मेंटर्स हैं, मेरे अपने जो हैं कोई 40-50 मेंटीज़ हैं। तो हम यही करते हैं कि हम ज़रूर जो है ना, किसी एक के चलने का स्टाइल बड़ा पसंद है, किसी एक की गुफ्तगू करने का। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं खामोश बैठे रहते हैं और उसके बाद जब थोड़ा सा बोलते हैं तो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। मुझे ये सीखना है उनसे। कोई हैं जो किताबें बहुत अच्छी पढ़ते हैं, वोकैबुलरी बहुत अच्छी, उनसे आप गाइडेंस लें कि कौन सी किताबें हैं जो मैं पढूं। अच्छा, और कोई नहीं है आपके पास तो मैं कहती हूँ अपनी वीडियो बनाएं, अपने आप को कैमरे पे देखा करें, अपने आप को यूट्यूब पे प्राइवेट लिंक करें, अपने आप को देखें मैं बात करते हुए कैसा लग रहा हूँ, मैं किस तरह इंटरव्यू देता हूँ, मैं किस तरह, अभी जैसे शो पे मुझे आना है तो मैं अपनी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके देखूँ कि मैं बैठूँ किस तरह, मैं किस तरह अपना स्टाइल रखूँ, कैसी लग रही होंगी। क्योंकि कोई, मैं तो उसके लिए कह रही हूँ ना जिसका कोई मेंटर नहीं है। सही। तो अपनी सेल्फ इवैल्यूएशंस करें और ऐसे लोगों को अपने आगे पीछे रखें जो सिवाय आपकी बुराई की आपकी अच्छी चीजें भी बताएं। ये जरूरी है कि आप चूज कीजिए। जो हर दफा आपकी बुराई, हर आइडिया को खत्म कर देना, ये तो कोई नहीं करेगा। पहले तो आप ये देखें, आप मदद उससे ले जो वहां पे पहुंचा है जहां पे आप पहुंचना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स, अगर वो वहां है ही नहीं जहां पे आप पहुंचना चाह रहे हैं तो आप गलत शख्स से मदद ले रहे हैं। तो जिससे भी आप मदद लें, मेंटरशिप लें, वो आपकी इंस्पिरेशन होना चाहिए। वो चाय वाला, पान वाला, दुकान वाला, उसके पास बड़े अच्छे आइडियाज होते हैं क्योंकि वो इतने लोगों से दिन भर में मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वहाँ पहुँचा सके जहाँ पहुँचना चाहते हैं। जबरदस्त, गुड थिंग। और जो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन जो हो रही है, मुझे बार बार मुझे ये बताया भी जा रहा है कि जो लिंक्स होते हैं, जो इनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज होते हैं वो पहुँचाए जाएँ। बिल्कुल हम इनसे लेंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे क्योंकि प्रोग्राम की घड़ियाँ ख़त्म होने के बिल्कुल करीब। आखिरी मैसेज ले लेते हैं, क्या मैसेज देंगे हमारे इस जो दौर में जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तरक्की याफ्ता दौर है, मैं ये समझता हूँ 21वीं सदी में हम लोग यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। वो और बात है कि पाकिस्तान के मिसाल ख़त्म नहीं हुए, इससे पहले भी नहीं ख़त्म हुए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में ही रहना ज़िंदगी कहलाता है। आसानी में तो सब लोग रह सकते हैं, लेकिन मज़ा तो तब है कि मुश्किलात को फेस करके रहा जाए। क्या मैसेज देंगे इस टाइम जी? ये इंटरनेशनली भी और हमारे मुल्की हालात भी जो जिस खटन और जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें जो है वो सब्र से काम लेना पड़ेगा। सब्र से काम लेना पड़ेगा। सबसे पहले सब्र से काम लेना पड़ेगा और इस सब मामलात को, इस जो हालात हैं, इसको हमें खुद भी निकलना पड़ेगा और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो होगा वो सिटिंग गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसियाँ लानी पड़ेंगी जिसमें
लोगों के लिए आसानियाँ लोगों के लिए आसान, शानदार बात आपने कही कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च करनी चाहिए जिसमें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ, कोई पैगाम देना चाहिए। सर मेरा तो यही पैगाम है, जो भी इदारा हो, जो भी कहीं भी काम करता हो, करप्शन ना करे और ईमानदारी से काम, ईमानदारी से बहुत तो इंशाल्लाह हर चीज़ चीज़ बेहतर जब ईमानदारी हमें आ जाएगी, मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान की इम्पीचमेंट करती है, खुद इंसान को इंसान अंदर से बनाना सिखाती है और इंसान को विजुलाइज करती है कि भाई एक्चुअली यू आर लाइक दिस। अच्छा जाज साहब माशाल्लाह अच्छी बात की है कि सब्र करना चाहिए, तवक्कुल भी करना चाहिए, लेकिन प्लीज़ हाथ पाँव मारने चाहिए। हर वक्त एक कोशिश करते रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मेरा कोई नहीं है, अल्लाह की ज़ात तो है ऑफ कोर्स, लेकिन जो मेरे घर में आ रहा है, जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो मेरा फ्यूचर है वो मेरा है। मैं इंग्लिश में एक चीज़ हम कहते हैं कि यू शुड बी हंग्री, हर वक्त भूख लगी रहनी चाहिए। और भूख किसकी होनी चाहिए? बेहतर ज़िंदगी की, बेहतर स्किल्स की, मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छा पढ़ें, मेरे बच्चों को अच्छी चीज़ें मिलें, मैं एक बेहतर लाइफ की तरफ जाऊँ। ये भूख अगर आप ये कहें ना कि नहीं बस अल्लाह ने जो दिया बहुत है, यहाँ पे आके आप रुक जाते हैं, क्योंकि देखें आपके बाद दूसरा कोई आएगा आपकी जगह ले लेगा। तो हमेशा स्ट्राइव कीजिए कि आप बेहतर जगह पे हों। मीन्स कि इंसान को हमेशा स्ट्रगलिंग पोजीशन में होना चाहिए, हमेशा रहना और चाहिए। ज़िंदगी अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस ये नहीं है कि किसी चीज़ को अचीव करना। सक्सेस ये होती है कि आपने अपने हिस्से का काम किया, मेहनत की, स्ट्रगल की, उसके बाद जो नताइज आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, चाहे आपके ओपोनेंट क्यों ना हो, लेकिन आप कामयाब होगे क्योंकि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। तो जनाब प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे साथी जनाब इरम फातिमा रिजवी साहिबा, ज़बरदस्त आपने जो स्पीचेस के अतबार से बात की और साथ साथ आपने कम्युनिकेशन के अतबार से बात की, टिप्स हमारे सामने रखी, और साथ लिंक आपके भी हम लेंगे आप तमाम सुनने वालों के लिए, उनके लिए भी बड़े फ्रूटफुल साबित होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आज हम तशरीफ़ लाएँ। और मोहम्मद रोज़ी खान साहब जो बैरियर टाउन के जो मसाइल हैं उनके ऊपर आपने बड़ी सैर असर गुफ्तगू की, बड़ा ही अच्छा लगा। अभी हम तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। और शेर अली खान साहब आपने बिज़नेस के बारे में हमें ये बताया कि भाई जो होटलिंग लाइन है या साथ साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी है अभी जो फेसिंग कर रही है, जो एक टफ सिनेरियो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, उनके बिल्स में इंक्रीमेंट का, बाकी जो मामला हैं उसके ऊपर आपने बात की, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जिहाद बशीर को इजाज़त दीजिए। जाते जाते एक पैगाम आपको मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि कामयाबी के लिए सिर्फ एक ही उसूल है, वो ये है कि आपने अपने हिस्से का काम करना है। जिहाद बशीर को इजाज़त दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।